आलोक एवं लक्ष्य। तो एक्चुअली इसमें लक्षण, लोक, आलोक एवं लक्ष्य की बात की गई है कि लक्ष्य के अर्थ में ही हमारा सारा का सारा जो कार्यक्रम है, सारी जो सारा जो मेरा एक जिंदगी की दिशा है, वो जिसको भी मैंने लक्ष्य माना हुआ है उधर की तरफ जा रहा है। इस मानव व्यवहार दर्शन में जो मानव का लक्ष्य है, मानव चूंकि एक प्राकृतिक इकाई है, ज्ञानावस्था की इकाई है, तो उसका भी कोई लक्ष्य तय है। उस लक्ष्य को हम पहचान जाते हैं तो एक सही दिशा में हम चल देते हैं, तो उसको पहचानने का एक काम है। तो इसमें लक्षण को देखते हैं, तो लक्षण क्या चीज है? तो लक्षण को यहाँ पर जो कुछ भी प्रकाशित होता है वो लक्षण है। तो अगर इकाइयों को देखें तो उसमें क्या प्रकाशित होता है? तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म ही इकाइयों में प्रकाशित है। इसलिए रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को लक्षण की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में पिछले अध्यायों में चर्चा हो चुकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि रूप को तो हम जानते हैं कि रूप जो है आकार, आयतन, घन को रूप बोलते हैं, कि कोई भी इकाई है तो उसका कोई आकार है, कोई आयतन है, कोई घन है और वो प्रकाशित है, उसके आधार पे हम उसको देख पाते हैं, तो इसलिए इसको लक्षण बोला। गुण जो है वो परस्परता में प्रभाव को गुण बोला। जैसे कोई चीज, खाने वाली चीज यहाँ रखी हुई है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको मैं अपने स्वाद इंद्री, रस इंद्री से संपर्क लाता हूं तो पता चलता है कि खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, तिक्त, किसा, कसा है, इसमें से कौन सा रस है। तो परस्परता में जो प्रभाव आता है वो गुण है। तो इसको ये सम, विषम, मध्यस्थ तीन प्रकार से होता है। इसकी चर्चा पिछले अध्यायों में काफी गहरे से हुई है। मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी ही चर्चा इसकी हम कर पा रहे हैं। और स्वभाव जो है वो इकाई की मौलिकता, तो जो इकाई है वो इकाई किसी अवस्था की है, उस अवस्था के आधार पर हम उसके स्वभाव को पहचानते हैं और उसकी मौलिकता को पहचानते हैं, यही इसको स्वभाव बोलते हैं। तो अगर देखेंगे तो हर इकाई का, हर अवस्था का कोई रूप गुण होता ही है। स्वभाव को देखने जाएंगे तो पदार्थ अवस्था का स्वभाव संगठन विघटन है, इस रूप में हमने पहचाना हुआ है, दर्शन के आलोक में हमने देखा हुआ है। प्राण अवस्था का स्वभाव हमने सारक मारक के रूप में देखा हुआ है। जीव अवस्था का स्वभाव हमने क्रूर अक्रूर के रूप में देखा हुआ है। और ज्ञानावस्था के मानव का स्वभाव हमने धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करुणा के रूप में देखा हुआ है। और अगला जो लक्षण है उसको धर्म बोल रहे हैं। धर्म हम सभी इसकी परिभाषा पहले पढ़े हुए हैं कि धारणा ही धर्म है, जिसको धार लिया है अर्थात जिससे हम अलग नहीं हो सकते, वो धर्म है। इसको देखने जाते हैं तो पदार्थ अवस्था ने अस्तित्व को धार लिया है, अस्तित्व को धारण, अस्तित्व होना ही उसका धर्म है, इसलिए उसका धर्म को अस्तित्व बोलते हैं। प्राण अवस्था में जाते हैं तो प्राण अवस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि को हमने धर्म के रूप में देखा हुआ है। जीव अवस्था में जाते हैं तो अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा को हमने धर्म के रूप में पहचाना हुआ है। और ज्ञानावस्था के मानव को देखते हैं तो अस्तित्व, पुष्टि और जीने की आशा सहित हमने सुख को धर्म के रूप में पहचाना हुआ है। तो ये जो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है, इसको हमने पहले वास्तविकता के रूप में भी देखा हुआ है। इसी को वास्तविकता भी कहते हैं। जो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, तीन चीज की हम व्याख्या करते हैं, तो उसमें वास्तविकता के रूप में भी हम रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को देखते हैं। यहाँ उसी को क्या दी गई है? लक्षण। क्यों? लक्षण का मतलब ही है प्रकाशन। जो प्रकाशन हो रहा है वो लक्षण है। तो जो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म इकाइयों का है और इकाइयों को ही यहाँ पर एक संज्ञा दी गई है लोक। इच्छा एवं क्रिया के सम्मिलित रूप की लोक संज्ञा है। तो जो हमारे में जो इच्छा, विचार, आशा है वो, और प्लस जो क्रिया है, मतलब जो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, चार अवस्थाएं हैं, इनको लोक संज्ञा दिया हुआ है। इसको हमने पीछे के अध्याय में देखा होगा कि जो व्यापक है उसको लोकेश बोलते हैं। तो लोकेश में जो संपृक्त है वो लोक है। लोकेश के माध्यम से हम इसको परिभाषा कर सकते हैं कि लोकेश में जो संपृक्त है वो लोक है। तो लोकेश में क्या संपृक्त है? तो लोकेश में इकाइयां संपृक्त हैं, जिनको हम पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के रूप में देखते हैं। अगला जो परिभाषा है आलोक। तो आलोक की जो परिभाषा की गई है, तो समझदारी को ही आलोक कहा गया है। समझदारी का मतलब ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता ही समझदारी है। ज्ञान के रूप में हमने पहचाना है
अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इसको हमने ज्ञान के रूप में पहचाना है। और विवेक के रूप में शरीर के नश्वरत्व का ज्ञान, जीवन के अमरत्व का ज्ञान और व्यवहार के नियमों का ज्ञान, इसको हमने विवेक के रूप में पहचाना है। और विज्ञान को जो हमने क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी के रूप में पहचाना हुआ है। अर्थात इन तीनों को अगर देखते हैं तो क्या, क्यों, कैसे का उत्तर, क्या यानी ज्ञान, क्यों यानी विवेक और कैसे यानी विज्ञान, इन तीनों का उत्तर होना ही समझदारी है। उसी को यहाँ पे आलोक बोला गया, उसी को आलोक एक संज्ञा दी गई। अब ये सारा जो आलोक है, जो सारा लोक है, जो सारा आलोक है, तो प्रयोजन को समझना, उसकी दिशा को समझना, ये समझ पूर्वक हम होते हैं तो आलोक पूर्वक जीते हैं। इससे हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो अभी जो लक्ष्य को पाना, तो लक्ष्य की परिभाषा दी है कि क्षमता, योग्यता, पात्रता अनुसार योगानुभूति योग्य विकास के लिए किए गए प्रयोग एवं प्रयास अनुभूति की लक्ष्य संज्ञा है। तो जो हमारी जो क्षमता, योग्यता, पात्रता है, उसके अनुसार योगानुभूति योग्य विकास के लिए किए गए प्रयोग एवं प्रयास अनुभूति की लक्ष्य संज्ञा है। इसमें जो योगानुभूति की बात है वो पिछले अध्याय में, अध्याय 11 में काफी बढ़िया से स्पष्ट किया गया है। इसको हम चाहेंगे तो और स्पष्टता ले लेंगे। अगली जो अनुभूति है कि आलोक सहित की गई दर्शन क्रिया की अवलोकन संज्ञा है। आलोक सहित यानी समझदारी सहित, ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत, ज्ञान विवेक विज्ञान सहित, अर्थात मेरे पास क्या, क्यों, कैसे का उत्तर है, इसके सहित, इसी को बोध बोला गया है। जब हम दर्शन करते हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही देख पाते हैं, तो एक्चुअली तो वास्तव में हम अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन क्रिया का, अवलोकन जो संज्ञा दिया गया है कि बोध पूर्वक जो हम दर्शन करते हैं। दर्शन का मतलब पिछले अध्याय में आया है कि जो जैसा है उसको वैसा देख पाना। तो जो जैसा है उसको वैसा तभी देख पाते हैं जब हमारे पास समझ होती है, अर्थात हम ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो जाते हैं, तो बोध पूर्वक ही हो पाता है। अब जो लक्ष्य है, तो लक्ष्य का निर्धारण 3 प्रकार से होता है। एक तो जैसा हमने जिसको लक्ष्य मान लिया है, तो एक तो भोग को हम लक्ष्य मान सकते हैं, दूसरा प्राप्त योग को मान सकते हैं और तीसरा प्राप्त योग को मान सकते हैं। इन तीनों में से कोई न कोई लक्ष्य मानकर हम जीते ही हैं। तो जिसको लक्ष्य मानते हैं उसमें ही अपना तन मन धन लगा देते हैं। अब इन तीनों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भोग है, भोगासक्ति का जो लक्ष्य है वो विषय चतुष्टय है। आहार निद्रा भय मैथुन ही विषय चतुष्टय है और इसके लिए इसको हमने लक्ष्य माना हुआ है, तो ये फिर भोगासक्ति है, फिर ये भोग ही हमारा लक्ष्य है। प्राप्त योग का लक्ष्य लोकेशणा सहित किसी उपकार क्रिया के योग से प्राप्त विभूति अथवा सामर्थ्य द्वारा जनजाति को आप्लावित प्रभावित करना। तो हम सभी देखते हैं कि बहुत सारा जो हम एक तरह का जो सुविधा संग्रह करते हैं, किसी पद को पाते हैं, रूप पद धन बल को महत्वपूर्ण मान करके जो कुछ भी करते हैं, उससे हम किसी उपलब्धि को पाते हैं, फिर उससे हम जन जाति को आप्लावित भी करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। इसको प्राप्त योग कहा गया है। तो एक्चुअली मानव का जो उद्देश्य है वो या तो अभी भोगासक्ति को माना हुआ है, भोग को अपना लक्ष्य मान करके जी रहा है, या प्राप्त योग को लक्ष्य मान के जी रहा है, या दोनों को साथ साथ लक्ष्य मान करके जी रहा है। इस तरह से अपनी जिंदगी को निर्धारित किया हुआ, अपने प्राथमिकता को निर्धारित किया हुआ है। अब विषयासक्त मानव क्रिया से क्रिया की तृप्ति चाहता है, जो संभव नहीं है, क्योंकि संवेदन क्रिया प्लस संवेदन क्रिया से ह्रास अथवा विकास ही संभव है। तो जो क्रिया से हम क्रिया की तृप्ति चाहते हैं, अर्थात भौतिक रासायनिक क्रिया से जो हम तृप्ति चाहते हैं, तो क्रिया की क्रिया से तृप्ति नहीं होती। जीवन क्रिया की भौतिक रासायनिक, क्योंकि हमारी जीवन क्रिया है, तो जीवन क्रिया की तृप्ति भौतिक रासायनिक क्रिया से नहीं हो सकती। तो क्रिया की क्रिया से तृप्ति नहीं हो सकती है, केवल ह्रास या विकास ही हो सकता है, जागृति नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। संपूर्ण जड़ क्रिया मात्र अपूर्ण है। अपूर्ण को पाकर अपूर्ण तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति की संभावना केवल न्याय धर्म एवं सत्यानुभूति से ही है।
जब तक हमको न्याय समझ में नहीं आएगा, धर्म समझ में नहीं आएगा, सत्य अनुभव में नहीं आएगा, सत्य अनुभव में आता है तो न्याय भी अनुभव में आता है, धर्म भी अनुभव में आता है, न्याय अनुभव में आता है तो हम न्यायपूर्वक जीते हैं, अर्थात मूल्यों का निर्वाह करके उभय सुख पूर्वक, उभय तृप्ति पूर्वक जी पाते हैं। धर्म समझ में आता है, धर्म अनुभव में आता है तो हम धर्म पूर्वक अर्थात संतुलन पूर्वक व्यवस्था को समझते हुए, अपनी भूमिका को समझते हुए जीते हैं। और सत्यानुभूति है ही है कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति, इस अनुभूति के साथ हम होते हैं। तो तो इसमें तृप्ति की संभावना है, क्योंकि भौतिक क्रियाएं अपूर्ण हैं, तो अपूर्ण को हम भी अपूर्ण, भौतिक क्रिया भी अपूर्ण, तो दोनों अपूर्ण मिलकर के पूर्ण नहीं हो सकते। तो पूर्ण में अनुभव संपन्नता के बाद ही के उपरांत ही हमारी तृप्ति हो सकती है, ऐसा इस अनुभूति में कहा गया है। ये जो पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है, ये पूरा लक्ष्य को लेकर के चल रहा है कि लक्ष्य क्या है। तो अभी हमने भोग, प्राप्य योग और प्राप्त योग में से किसी न किसी को लक्ष्य मान के जीते हैं। दर्शन की समझ होने के बाद, दर्शन की सूचना मिलने के बाद, हमारा उसमें ध्यान जाने के बाद प्राप्त योग नाम की कोई वस्तु पकड़ में आती है, नहीं तो हम भोग और प्राप्त योग को ही लक्ष्य मान करके जीते हैं। तो प्राप्त योग विधि से सफलता पूर्वक किए गए प्रयास से ही विशुद्ध मानवीयता की उपलब्धि होती है, जिससे स्वतंत्र रूप से मानवीयता का संरक्षण होता है। प्राप्त योगानुभूति पूर्वक ही प्राप्त योग सार्थक होता है। तो जो प्राप्त योग विधि जो है, उससे विशुद्ध मानवीयता की उपलब्धि तो होती है, लेकिन ये सार्थक तब होगा जब प्राप्त योगानुभूति होगी, अर्थात सत्ता में संपृक्तता, सत्य में अनुभूत होंगे, तो ये हमें प्राप्त योग जो है सार्थक होगा, ऐसा इस अनुभूति में कहा गया है। प्राप्त योगानुभूति ही जागृति है, इसका एक नाम है, जागृति को ही प्राप्त योगानुभूति बोल रहे हैं। ऐसी इकाइयां ही अनवरत रूप से अन्य के जागृति के लिए समुचित प्रेरणा स्रोत हैं, जो जागृत परंपरा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राप्त योगानुभूति हो गई, जागृति हो गई, तो जिसको जागृति हो गई, जो जागृत हो गया, वो अनवरत रूप से अन्य के जागृति के लिए समुचित प्रेरणा स्रोत है। जैसे कि आदरणीय बाबा जी को हम लोग प्रेरणा स्रोत के रूप में अभी भी देख पाते हैं। तो जागृति जो है या प्राप्त योगानुभूति है, वही अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है, और ऐसा ही सभी जागृत होते जाने से ही जागृत परंपरा हो सकती है। निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण क्रिया द्वारा कारण गुण गणित के संयोग से की गई अवलोकन क्रिया द्वारा ही सत्यता का परिचय होता है। तो जो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण क्रिया है, ये परिचय शिविरों से हमने इसको सुना हुआ है कि स्वयं में देखना निरीक्षण है, परस्परता में देख पाना परीक्षण है, समग्रता में देख पाना सर्वेक्षण है। इसको कारण गुण गणित के संयोग से की गई अवलोकन क्रिया, जो अवलोकन क्रिया का ऊपर परिभाषा आया था कि अवलोकन क्या है, बोध पूर्वक की गई दर्शन क्रिया ही अवलोकन है। तो बोध संपन्न होकर के बोध पूर्वक जो हम अवलोकन जो दर्शन करते हैं, तो उससे सत्यता का परिचय होता है, नहीं तो फिर किसी न किसी भ्रम का, किसी न किसी असत्य का परिचय होता है। ऐसा इस पृष्ठ में हम देखेंगे। तो जो लक्षण, लोक, आलोक एवं लक्ष्य की परिभाषा, जैसा कि हमने पहले ये सारे नाम सुने ही हुए हैं, किसी अन्य नाम से यहाँ एक संज्ञा है, लक्षण, लोक, आलोक और लक्ष्य, उसके अनुसार हम इसको देखते हैं। और इसमें लक्ष्य को आगे जो है ज्यादा फैलाया गया है कि भोग, प्राप्त योग या प्राप्त योग में से किसी को हम लक्ष्य मान ही होते हैं। समस्त प्राप्त योग के लिए है, और प्राप्त योग से ही प्राप्त योग सार्थक होता है, ऐसा इस पृष्ठ में कहा गया है। तो लक्ष्य मानव का अनुभव ही है, अनुभूति ही है, जागृति ही है, क्योंकि जागृत ही अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, और अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जागृति की संभावना बनती है। तो इससे एक जागृत परंपरा की भी संभावना बनती है। अगले पृष्ठ पर आते हैं। उक्त संयोग की अपूर्णता में ही समस्त मतभेद है। अगर ये संयोग नहीं है, कारण गुण गणित तीनों का संयोग नहीं है, ये तीनों की बात पीछे हुई होगी कि कारणात्मक, गुणात्मक और गणितात्मक, तो जो पूरा का पूरा भौतिक जगत है वो गणितात्मक प्रस्तुति है, जो बौद्धिक जगत है वो पूरा गुणात्मक है, और जो सत्य है
जो सह-अस्तित्व है, जो संपृक्तता है, वो कारणात्मक है। तो इन तीनों का संयोग होता है तो ही सत्यता का परिचय होता है। अगर इसका संयोग नहीं हुआ या अपूर्णता रही तो इसके कारण ही मतभेद है। मतभेद क्या क्या है? तो मतभेद विरोध के रूप में है, द्रोह के रूप में है, विद्रोह के रूप में है, द्वेष के रूप में है, विद्वेष के रूप में है, सशंकता के रूप में है, आतंक के रूप में है, दास्यता के रूप में है एवं दुष्टता के रूप में है। शोषण और युद्ध का यही कारण है। तो कुछ परिभाषाएं जो विरोध की होती हैं, तो विरोध का मतलब यही हुआ। जो द्रोह है, द्रोह की परिभाषा जो हम देखते हैं कि न्यायपूर्ण आचरण में जो व्यतिक्रम उत्पन्न करना, कोई न्यायपूर्ण आचरण कर रहा है, न्यायपूर्ण आचरण को स्वीकार किया हुआ है, उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न करना द्रोह है। और इसका भी विरोध करना ये विद्रोह है। ऐसे ही द्वेष है। तो अगर स्नेह नहीं होता है तो ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है। हम स्नेह पूर्वक नहीं जी पाते तो अपना पराया पूर्वक जीते हैं, यही द्वेष है। और सभी दूसरा भी ऐसा करता है, विद्वेष है। हमको शंका रहती है, विश्वास पूर्वक नहीं जीते। आतंक, दास्यता एवं दुष्टता और शोषण, ये सभी, और युद्ध, इन सब का कारण क्या है कि हम किसी भी चीज को कारण गुण गणित तीनों के संयोग से नहीं देखते हैं, अपूर्णता से देखते हैं। अपूर्णता में देखने से अपूर्णता ही मिलती है। अपूर्णता में देखने से अपूर्णता मिलने के कारण ये सारी जो निगेटिविटी है ये समाज में और मेरे अंदर भी दिखती है। जनजाति के स्तर पर समस्त मतभेद के मूल में एक से अधिक पक्ष का होना अनिवार्य है। उसमें सभी गलत हों तब, अथवा कोई एक पक्ष अवश्य गलत हो तो संघर्ष अवश्य होता है। यह सब सही हो, ऐसी स्थिति में संघर्ष संभव नहीं है। तो ये तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कि अगर कहीं संघर्ष है तो उसमें या तो कोई एक गलत है, या दोनों गलत हैं, या सब गलत हैं। अगर उसमें से दो सब सही हैं तो संघर्ष की स्थिति नहीं होती, क्योंकि सही का मतलब ये स्वीकार है, वहां पर संघर्ष नहीं होता। अगला जो अभी ये लक्ष्य का ही जो पॉइंट्स थे, जो अनुभूतियां थी, वो आगे चल रही हैं कि लक्ष्य भेद से आचरण भेद एवं विचार में भी प्रभेद घटित होना पाया जाता है। तो अगर लक्ष्य अगर हमारा भोग है तो हमारा आचरण भी वैसा ही होगा। लक्ष्य हमारा अगर प्राप्त योग है तो हमारा आचरण वैसा ही होगा। लक्ष्य हमारा अगर प्राप्त योग है तो हमारा आचरण वैसा ही होगा। वैसा ही मेरे में विचार होगा। तो मेरा जैसा आचरण होगा वैसा विचार होगा, जैसा मेरा विचार होगा वैसा मेरा कार्य व्यवहार होगा, अर्थात वैसा ही आचरण होगा। तो लक्ष्य भेद से ही आचरण एवं विचार में प्रभेद घटित होना पाया जाता है। स्व पर परिस्थितिवश होने वाले व्यवस्थाओं के भेद से ही लक्ष्य का निर्णय है। लक्ष्य जो है स्व के अनुसार, स्वयं में व्यवस्था, जो परस्परता और परिस्थितियां, इनके अनुसार अगर हमारे पास सूचना नहीं है, सत्य की सूचना नहीं है, जागृति की सूचना नहीं है, प्राप्त योग की सूचना नहीं है, तो अगर हमारे परस्परता में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, या हमारी सूचना है लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं और हमने परिस्थितियों को ही बड़ा मान लिया है, तो ऐसी स्थिति में हम अपना कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित कर ही लेते हैं। तीन में से कोई करेंगे, या तो भोग को लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, या प्राप्त योग को करेंगे, या प्राप्त योग को करेंगे। स्वकृत निर्णय पूर्णता एवं अपूर्णता के दिशा से भेद से है। स्वकृत निर्णय जो स्वयं से ही किया गया निर्णय है वो पूर्णता अथवा अपूर्णता के दिशा भेद से ही है। हमको पूर्णता की दिशा है या तो अपूर्णता की दिशा है, दोनों दिशा हमारे पास उपलब्ध है। हम निर्णय ले लेते हैं हमें किस दिशा में जाना है। यथार्थता की ओर पूर्णता तथा भ्रामकता की ओर अपूर्णता है। अगर हम यथार्थता की ओर जाते हैं, जैसा है यथा अर्थ, जैसा है वैसा की तरफ जाते हैं, तो हम पूर्णता की तरफ जाते हैं। अगर हम भ्रामकता की तरफ जाते हैं तो अपूर्णता की तरफ जाते हैं। अपूर्णता की तरफ जाते हैं तो हम भोग को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। पूर्णता की तरफ जाते हैं, यथार्थता को स्वीकार लेते हैं, तो हम प्राप्त को, अनुभव संपन्नता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, जागृति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। फिर हम उसके लिए अध्ययन अभ्यास करते हैं, उसके लिए हम स्वयं वैसा ही विचार करते हैं, वैसा ही परिवार को सजाते हैं, वैसा ही समाज में एक वातावरण बनाने के लिए अपने कार्यक्रम की तलाश करते हैं। और अगर हमको भ्रम स्वीकार है तो हम फिर वैसा करते हैं। ज्ञान मूलक विज्ञान एवं विवेक के विधिवत अध्ययन से यथार्थता की ओर प्रयासोदय है, अन्यथा भ्रामकता की ओर प्रयासोदय है।
तो जो ज्ञान मूलक विज्ञान एवं विवेक है, ज्ञान मूलक मतलब जिसके मूल में ज्ञान है, अर्थात अस्तित्व कैसा है, जीवन क्या है, मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, ये ज्ञान है। इस ज्ञान के ये मूल में ये ज्ञान है, और वैसा ही विज्ञान और विवेक के विधिवत अध्ययन अगर हम कर रहे हैं, यानी क्या क्यों कैसे का उत्तर, अस्तित्व कैसा है, मानव कैसा है, व्यवहार कैसा है, इसको समझते हुए, अध्ययन करते हुए अगर हम आगे की तरफ प्रयास करते हैं तो यथार्थता की ओर प्रयास है, अन्यथा भ्रामकता की ओर प्रयास है। हम में से सभी लोग किसी न किसी प्रयास को कर ही रहे हैं। हम सभी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, हमारा कितना प्रयास यथार्थता की ओर है, कितना हमारी गति यथार्थता की ओर है, कितना हमारी गति भ्रामकता की ओर है। क्या हमको सूचना मिलने के बाद, कुछ वर्षों से अध्ययन में लगे होने के बाद, समझ की सूचना मिलने के बाद भी हम कितना समय यथार्थता के लिए निकालते हैं और कितना समय भ्रामकता के लिए निकालते हैं, हम सभी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और ऐसा मूल्यांकन अगर करते हैं तो देख पाएंगे कि हमारा प्रयास किधर की तरफ है। अगर हम ज्यादा समय यथार्थता की ओर लगा रहे हैं, ज्यादा श्रम लगा रहे हैं, ज्यादा समय लगा रहे हैं, अपनी कल्पनाशीलता को लगा रहे हैं, तो हमारा सारा प्रयास यथार्थता की ओर है, अन्यथा हम भ्रम की ओर लगाएंगे ही, कहीं तो लगा ही रहे हैं। प्रयास ही क्रिया और कार्य व व्यवहार है। प्रयास ही क्रिया और कार्य व व्यवहार है। तो जो प्रयास ऊपर कहा गया है कि यथार्थता की ओर प्रयासोदय, उसी के नीचे व्याख्या है कि प्रयास क्रिया जो है कार्य और व्यवहार है, कि हमारा कार्य और व्यवहार कैसा है। सुकर्म एवं दुष्कर्म, अब ये सामाजिकता शुरू हो रहा है। यहाँ से आगे और अगले पेज पर भी 2-3 पॉइंट तक सामाजिकता की बात की जाएगी कि सुकर्म एवं दुष्कर्म के आशय भेद से वैयक्तिक जीवन व जीविका है, तदनुसार ही भावी घटनाएं एवं कार्य संपन्न होते हैं। तो अगले पृष्ठ पर इस सुकर्म और दुष्कर्म की व्याख्या भी की गई है कि नियम पूर्वक किए गए कार्य एवं विचार को सुकर्म, इसके विपरीत दुष्कर्म संज्ञा है। तो सुकर्म एवं दुष्कर्म के आशय भेद से वैयक्तिक जीवन व जीविका है, तदनुसार ही भावी घटनाएं व कार्य संपन्न होते हैं। तो हमारा जो वैयक्तिक जीवन है या तो सुकर्म की तरफ है या दुष्कर्म की तरफ है। अगर हमारा सारा कार्य और विचार नियम पूर्वक है तो सुकर्म की तरफ है, इसके विपरीत है तो दुष्कर्म की तरफ है। अगर नियम पूर्वक हमारा कार्य व्यवहार है, विचार है, हमारा सारा विचार और कार्य नियम पूर्वक है, तो फिर वो निश्चितता की ओर जाता है, फिर वो आचरण की निश्चितता की ओर जाता है, क्योंकि निश्चितता ही नियम है। नियम को हमने निश्चितता के रूप में ही पहचाना हुआ है। सच्चरित्र एवं दुष्चरित्र के भेद से कुटुंब है तथा तदनुरूप ही अग्रिम प्राप्तियां हैं। तो जो कुटुंब है, कुटुंब में या तो सच्चरित्रता है या दुष्चरित्रता है। अब जिधर की तरफ हमारी हम जैसा है वैसी हमारी प्राप्तियां हैं। इसकी भी परिभाषा अगले पृष्ठ पे दी हुई है कि नैतिकता संपन्न, राज्य नीति और धर्म नीति संपन्न, कुशलता, निपुणता, पांडित्य सहित किए गए चरित्र चित्रण को सच्चरित्र तथा उसके विपरीत को दुष्चरित्र संज्ञा है। इसको हम जब मानवीयतापूर्ण आचरण में देखते हैं तो वहां भी चरित्र को देखते हैं, तो चरित्र को वहां पर स्पष्ट परिभाषित है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक जीना ही सुचरित्र है, और इसके विरुद्ध अर्थात पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार के साथ जीना ही दुष्चरित्रता है। हमें लगता है इसमें हम अपना मूल्यांकन कर ही सकते हैं कि हमारा जो कुटुंब है उसमें इसीलिए इसको सामाजिक नियम भी बोला, सामाजिक व्यवहार भी बोला कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार सहित जीते हैं तो सामाजिकता है। अगर हम पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार ऐसा जीते हैं तो वो असामाजिकता है, उससे कोई सामाजिकता में उपलब्धि नहीं होती। जैसा कि सिद्धांत, मत, संप्रदाय, वर्ग, भाषा व जाति के विचार व प्रचार भेद से सामुदायिक जीवन है तथा उसी के प्रतिरूप में उसके लिए भावी घटनाएं हैं। तो अभी जो सामुदायिक जीवन है उसका आधार कोई सिद्धांत, कोई मत, कोई संप्रदाय, कोई वर्ग, कोई भाषा और कोई जाति, इस प्रकार से हम विचार को, किसी न किसी विचार को लेकर के एक सामुदायिक जीवन को स्वीकारते हैं, और उसके प्रतिरूप में ही जो कुछ भी घटनाएं अभी हो रही हैं, आगे जो होंगी वो हमारे सामने आएंगी ही।
न्याय व अवसरवादिता पूर्ण नीति भेद से राष्ट्रीय जीवन है। राष्ट्रीय जीवन क्या है? तो या तो न्याय के अनुसार होगा या अवसरवादिता पूर्ण नीति होगी। तो अगर न्याय वाली नीति होगी तो राष्ट्रीय जीवन पूरा का पूरा सुचरित्र और पूरा का पूरा सुकर्म करते हुए और व्यवस्था की तरफ जाने वाला, और अगर अवसरवादिता पूर्ण नीति है तो ऐसा राष्ट्रीय जीवन दुष्चरित्रता की तरफ या दुष्कर्म की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो न्यायपूर्ण क्या है? तो न्यायपूर्ण नीति वह है जिसमें मानवीयता का संरक्षण हो, क्योंकि न्याय को हम लोगों ने पहचाना हुआ है। न्याय की परिभाषा की हुई है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। अर्थात संबंध को पहचानना, तो जो 7 संबंध है, हर मानव हमारा संबंधी है। जो 7 संबंध है उनमें से किसी न किसी एक संबंध में वो संबंध को हम स्वीकार पाते हैं, उसमें मूल्य को पहचान पाते हैं, उसका निर्वाह करते हैं, निर्वाह करने में मूल्यांकन कर पाते हैं, उससे उभय तृप्ति होती है। ये न्याय है। तो इससे मानवीयता का संरक्षण होता है। तो अगर ऐसी नीति है किसी तो वो राष्ट्रीय जीवन कैसा होगा? और अगर अवसरवादी नीति है तो अवसरवादी नीति क्या है? कि जिससे मानवीयता का संरक्षण नहीं होगा, यानी जो न्याय पर टिका नहीं होगा, जो किसी न किसी लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद से प्रेरित होगा या उसकी तरफ होगा। तो इसलिए न्यायवादी तो न्यायपूर्ण नीति वह है जिससे मानवीयता का संरक्षण हो, अवसरवादी नीति वह है जिससे मानवीयता का संरक्षण न होता हो। विवेक अथवा अविवेक, विज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान संपन्न विचार व मर्यादा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जीवन की घटनाएं मानव समुदाय के संगठन व विघटन के रूप में भावी क्षणों में प्रतिष्ठित है। तो हमारे पास क्या है? या तो हम विवेकपूर्ण है या अविवेक है, विज्ञान सम्मत है या सामान्य ज्ञान संपन्न है। इसकी भी आगे परिभाषा अगले पे विज्ञान की दी गई है कि भौतिक समृद्धि एवं मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य की सफलता के लिए दिशा निर्धारण ज्ञान ही विज्ञान है। अर्थात दिशा का या कैसे का जो उत्तर है वही विज्ञान है, अन्यथा सामान्य ज्ञान है। तो विज्ञान संपन्न अथवा सामान्य ज्ञान मेरे विचार में है ऐसे मर्यादा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जीवन की घटनाएं मानव समुदाय के संगठन और विघटन के रूप में भावी क्षणों में प्रतिष्ठित हैं। तो अगर विवेक संपन्न है, विज्ञान संपन्न है, ऐसी विचार मर्यादा के आधार पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय जीवन वो संगठन की तरफ होगा। अगर वो अविवेक पूर्ण है, सामान्य ज्ञान संपन्न विचार है, ऐसी मर्यादा के आधार पर है, तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन विघटन के रूप में होगा, जो कि हम लोग के सामने प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। इस सीमा के आधार पे माना हुआ है, मानव के आधार पे नहीं माना हुआ है, क्योंकि उसके पीछे मानना ही है, जानना नहीं हुआ कि विवेक पूर्वक मानव जो है उसका धरती की एक ज्ञानावस्था की इकाई है, और मानव जो है ये अखंड है, समाज अखंड है, ऐसा हमने स्वीकारा नहीं हुआ है। व्यवस्था सार्वभौम है, ऐसा स्वीकारा नहीं हुआ है। यही अविवेकपूर्ण विचार हुआ, यही मर्यादा विहीन विचार हुआ, यही सामान्य ज्ञान वाला विचार हुआ, विज्ञान पूर्ण विचार नहीं हुआ। ऐसे विचार के साथ अंतर्राष्ट्रीय जीवन जो है वो संगठन को नहीं प्राप्त होगा, विघटन को ही प्राप्त होगा। फिर हम किसी न किसी सीमा में ही रहेंगे। फिर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था जो कि मानसिकता में आनी है वो मानसिकता में नहीं आई है। इसके लिए ही अध्ययन और अभ्यास चल रहा है। मानव समुदाय रूप में जितना विघटन को प्राप्त करे उतना ही ह्रास है, तथा जितना संगठन को प्राप्त करे उतना ही जागृत परंपरा की ओर उन्नति है। तो समुदाय रूप में अगर विघटन को प्राप्त करेगा तो ह्रास ही होगा, अगर वो संगठन को प्राप्त करेगा तो जागृति की तरफ जाएगा। फिर उसी समुदाय को हम समाज बोलेंगे, और ऐसे ही समाज को जागृत परंपरा जब हो जाएगी धरती पे, तो ऐसे ही समाज को हम अखंड समाज बोलेंगे। तो मानव समुदाय में गलती के बिना वैचारिक मतभेद सिद्ध नहीं है। सही के अर्थ में क्या वैचारिक मतभेद होगा? आपके लिए भी वही सही है, मेरे लिए भी वही सही है, तो कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। लेकिन आपके लिए जो सही है मेरे लिए वो गलत है, मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए गलत है, यही वैचारिक मतभेद है। इसका मतलब है न तो सही को मैं जान पाया हूं, न तो सही को आप जान पाए हैं। तो दोनों ही अगर सही को जान नहीं पाए हैं तो वैचारिक मतभेद है। इसके लिए कार्यक्रम क्या निकला कि दोनों आराम से सही को जान ले। जैसा कि मैं जब पहला शिविर किया
तो उसमें सोम भाई का पहला शिविर 2007 में मैंने किया हरिद्वार में। तो मैं बहुत सारा सही को माने हुए था, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, इसके कारण बहुत सारे जो घर में जो कुछ भी होता था उन सभी चीजों को सही माना हुआ था। जो हमारे आसपास जो भी कुछ होता था उसको सही मान के ही जीता था, और उससे मुझे कोई विरोध भी नहीं था। ऐसा नहीं उसके कारण कोई विरोध में था, और विरोध के कारण मैं शिविर करने चला आया। मैं तो एक मित्र के कहने से उस शिविर में आ गया कि शिक्षा में काम करना है तो ये भी एक अच्छी जगह है, एक अच्छी बात होती है, इसको भी आप आकर के सुन लीजिए। तो मैं भी सुनने के लिए गया तो मुझे लगा कि ये सही बता रहे हैं या मेरी बात को गलत बता रहे हैं। तो पहला शिविर में 3-4 दिन तो इसी में चला गया कि सही बता रहे हैं या मेरी बात को गलत बता रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। चौथे दिन के शाम से और 5वें दिन से हमको ध्यान जाने लगा कि नहीं कुछ तो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तार्किक है, जो बात भी कह रहे तार्किक है, जीने योग्य है। और चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो मुझे लगता था साइंटिफिक भी है। अब मैं नकार नहीं पा रहा था, नकार भी नहीं पा रहा था, स्वीकार भी नहीं पा रहा था। मैं अपने विचार को सही मानूं या इसको सही मानूं, क्या करूं? तो मैं एक उलझन में आया। उलझन में आकर के सोम भाई से काफी बातचीत किया। फिर जब शिविर पूरा हुआ तो मैं अगले शिविर की डेट वहीं तय करके और वहीं से पूछ करके गया, और अगले शिविर में 3 महीने बाद फिर मैं पहुंच गया और पहले दिन से ही सुनने की बैठक में बैठ गया। और मुझे लगा, सोम भाई ने भी कहा कि आपके पहले दिन से ही प्रश्न सही को समझने की दिशा में जा रहे हैं, अभी उलझाऊ नहीं है। क्योंकि मैं 3 महीना में जो कुछ भी मैं अब तक जीता आया था उसको देख पाया कि सही तो नहीं था। अगर सही है तो झगड़े क्यों हैं? सही है तो परिवार में झगड़े क्यों हैं? सही है तो फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों है? फिर जाति क्यों है? जात के आधार पर भेद क्यों है? शहर वाले को बड़ा, अंग्रेजी बोलने वाले को बड़ा, मतलब मैं ऐसे जगह से हूं जहां पर पैसे को उपलब्धि और अंग्रेजी को ज्ञान माना जाता था। बहुत सारे जगहों पर है, ऐसा नहीं मेरे ही जगह पे है। पैसे को बड़ी उपलब्धि, आप कितने भी बड़े विद्वान हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आपके पास पैसा कितना आया है उतने उसके अनुसार आपका मूल्यांकन होता है। और आप अंग्रेजी कितना बढ़िया बोलते हैं इससे आपकी विद्वता पता चलती है। मैं बीएससी किया, एमएससी किया, अंग्रेजी फराटेदार नहीं बोलता था तो मुझे विद्वान लोग मानते नहीं थे। अच्छा, मैं था भी नहीं, अब तो लगता है मैं था भी नहीं, लेकिन मैं सोचता था क्यों मानते नहीं है, क्योंकि मैं अंग्रेजी फराटेदार नहीं बोलता था। तो ये सब चीजों को मैं देखता था कि अंग्रेजी के आधार पे, भाषा के आधार पे, कपड़े के आधार पे, गाड़ी के आधार पे, अगर ये सारे आधार पे लोगों का मूल्यांकन हो रहा है और झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, तनाव हो रहा है, भेद पैदा हो रहा है, तो फिर सही क्या है? तब मैं 3 महीने जो समीक्षा किया उसमें मुझे लगा ये सही तो नहीं है। उसके कारण अगले शिविर में मेरे पहले दिन से प्रश्न बनने लगे जो कि सही की दिशा में बनने लगे। तो मानव समुदाय में गलती के बिना वैचारिक मतभेद सिद्ध नहीं है। गलती है, गलत को कोई न कोई तो गलत को स्वीकार के बैठा ही हुआ है, तभी मतभेद है। जब सभी सही को स्वीकार लेते हैं, सही को पहचान लेते हैं, तो मतभेद कहाँ का? मतभेद का सवाल ही नहीं होता। पानी पीने से प्यास बुझती है, ये मैंने भी स्वीकार लिया, आपने भी स्वीकार लिया, सभी ने स्वीकार लिया। तो पानी पीने, प्यास लगने पे पानी ही पीना है, इसमें क्या झगड़ा है, क्या लड़ाई है? ये वस्तु के लिए है, ये तो सुविधा के लिए है। ऐसे ही ज्ञान के लिए, जिसको हम ज्ञान बोल रहे हैं, ज्ञान पता चल जाए ज्ञान क्या चीज है, वास्तविकता क्या चीज है, क्या लक्षण है, क्या लोक है, क्या लोकेश है, तो संपूर्ण लोक लोकेश में संपृक्त है, ऐसा पता चलता है। फिर सभी 4 अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई, आपस में सहअस्तित्व, सभी अवस्थाएं आपस में पूरक हैं। मानव पूरक नहीं हो पाया है क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, ज्ञान पूर्वक होगा। अभी उसके सामने ज्ञान का प्रस्ताव आया नहीं। जो कुछ भी प्रस्ताव आया वो सुविधा और संघर्ष वाला आया, लड़ाई वाला आया, झगड़े वाला आया, किसी सीमा वाला आया, देश की सीमा, जाति की सीमा, धर्म की सीमा, ये सीमा वाला प्रस्ताव आया। ऐसा प्रस्ताव के होते हुए सही क्या समझेगा, सही की तरफ कहाँ ध्यान जाएगा? तो सही की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो वैचारिक मतभेद उसी को बोला है। अगर गलती है तो वैचारिक मतभेद है, एक भी गलत है तो वैचारिक मत। मैं कितना भी सही बोलूं, जिसके साथ व्यवहार कर रहा हूं वो गलत को ही सही स्वीकार के बैठा हुआ है, तो मुझे तो मतभेद में मानेगा ही। मैं भले मान रहा हूं कि अभी गलती इसको समझ नहीं है, इस व्यक्ति को समझ नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वो तो हमें ही गलत मानेगा। तो गलती अगर एक के पास भी है तो वैचारिक मतभेद है ही। इसलिए सही की तरफ सबका
ध्यान जाए, सही को सभी स्वीकार पाएं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा लोग लगे हुए हैं। मैं तो बहुत ही छोटा काम कर रहा हूं, शिक्षा के मानवीकरण से जुड़ा हुआ हूं, इसके लोक व्यापीकरण के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे भाई जो अपना सब कुछ, नौकरी भी छोड़ दिया, घर भी छोड़े हुए हैं और इसके प्रयास में लगे हुए हैं, मुझसे श्रेष्ठ मैं उनको पाता हूं। तो किस लिए लगे हुए हैं? कि सभी का ध्यान सही की तरफ चला जाए, सभी सही को स्वीकार पाए, सही क्या है उसके लिए लग पाए, उसके लिए अध्ययन और अभ्यास शुरू हो जाए। अगले सिद्धांत पे आते हैं कि नियम पूर्वक किए गए, ये तो परिभाषा में हो गया था ये दोनों अनुभूतियां। तो सिद्धांत मात्र सत्य ही है, सिद्धांत वैविध्यता का कारण नहीं है, सिद्धांत में वैविध्यता है भी नहीं, यदि है तो सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत की परिभाषा में देख रहा था कि नियति क्रम सिद्ध जो है वो सिद्धांत है। तो जो नियति क्रम सिद्ध है, अगर नियति क्रम सिद्ध कोई चीज है तो सत्य ही है ना वो। और अगर उसमें विविधता आ रही है सिद्धांत में, आपका सिद्धांत, मेरा सिद्धांत, उनका सिद्धांत, मैं बीएड करता था, बीएड एमएड में पढ़ा, सिद्धांत पढ़ पढ़ के रट के दिमाग खराब हो गया। इनका सिद्धांत, उनका सिद्धांत। तो अगर सिद्धांत है, नियत क्रम से सिद्ध है, तो फिर उसमें वैविध्यता कहां? अगर वैविध्यता है तो उसको सिद्धांत कैसे कहें? वो सिद्धांत है ही नहीं फिर, क्योंकि सिद्ध ही नहीं है, नियति क्रम में नहीं है। तो नियति क्रम क्या है? तो सत्य ही नियति क्रम है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, सह अस्तित्व है, यही नियति क्रम है, यही सिद्ध है। तो मानव लक्ष्य, भैया पता नहीं अब आ गया होगा, वैसे अब आ गया होगा, 1 मिनट, इसी फोन से ही है जी भैया। हाँ आवाज आ गई अब, सॉरी। हाँ आवाज आ गई अब, सॉरी जी। जी तो मैं यहाँ पर था कि मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, क्षमा करिएगा थोड़ा सा हमारे यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि ये एरिया सीलिंग वाला एरिया है ना, तो कभी हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी। भौतिक, तो इसमें जो मानव लक्ष्य की बात कर रहा था कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को पहचानने के लिए प्राप्त ज्ञान ही विवेक है, इसकी हमने चर्चा किया। अब आगे आते हैं कि अस्तु अंतरराष्ट्रीयता का मूल उद्देश्य बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि का संतुलन एवं संरक्षण बनाए रखना ही सिद्ध होता है, जिससे अखंड मानव समाज में सह अस्तित्व सिद्ध होता है। अन्यथा सह अस्तित्व विहीन मानव समुदाय विखंडन के रूप में है ही। तो इसको अगर देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीयता का मूल उद्देश्य बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का संतुलन एवं संरक्षण बनाए रखना, ये मुख्य बात है। अभी क्या हुआ कि भौतिक समृद्धि के तरफ हमारा ध्यान पूरा का पूरा गया, उसके कारण जो बौद्धिक समाधान है उसको हमने, अभी हम बौद्धिक समाधान को पूरा का पूरा, बाकी की जो अवस्थाएं हैं उनके रूप गुण स्वभाव धर्म के अध्ययन करने को ही हमने बौद्धिक समाधान मान लिया। इसके कारण जो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का संतुलन होना चाहिए वो बिगड़ गया। तो जितना हम भौतिक उपलब्धि कर ले गए, जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी बहुत सारी बढ़ा ले गए, लेकिन उसका सदुपयोग करना हम नहीं सिखा पाए, तो उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। तो जितना जितना हम तकनीकी में आगे चलते चले गए, उतना उतना हम समझ में आगे जाते नहीं जा पाए, जिसके कारण दोनों में संतुलन न होने से हर सुविधा का दुरुपयोग, हर वस्तु का दुरुपयोग और संबंध का भी दुरुपयोग, इस दिशा में हम बढ़ गए। तो जो अंतरराष्ट्रीयता का जो मूल उद्देश्य था कि जो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि, इन दोनों का संतुलन और संरक्षण ये हो नहीं पाया, इसके कारण अखंड समाज में सह अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग अध्ययन और प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जागृत परंपरा हो, जिससे कि मानवीय परंपरा हो, और मानवीय परंपरा जागृत परंपरा में ही अखंड समाज सिद्ध होगा, सार्वभौम व्यवस्था सिद्ध होगा। अगली जो अनुभूति है कि अंतरंग एवं बहिरंग भेद से सुगमताएं एवं दुर्गमताएं हैं। तो वैचारिक और व्यवहार, ये दो तरह के हमारे बहुत सारे अंतरंग साधन बहिरंग साधन की भी बात पीछे की गई है, उसी की चर्चा यहाँ से है कि जितना जितना हम वैचारिक समाधान हमको होता है, उतना उतना सुगमताएं होती हैं, और जितना जितना हमारा केवल बहिरंग
हम परिवर्तन, केवल व्यवहार को बदलने की बात करने से दुर्गमताएं ही होंगी, कोई सुगमता नहीं होगी। जब तक मेरी आशा विचार इच्छा एक सूत्रित नहीं होगी, हमारी आशा विचार इच्छा संकल्प के अनुसार नहीं होगी, न्याय धर्म सत्य के अनुसार नहीं होगी, तब तक मेरे में जो सुगमताएं हैं वो नहीं होंगी, फिर दुर्गमताएं ही होंगी। क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन बिना विचार में परिवर्तन के होता नहीं है। विचार में परिवर्तन हुए बगैर अगर व्यवहार में परिवर्तन होगा तो कोई न कोई अभिनय होगा, कोई न कोई एक्टिंग होगी, जो कि किसी न किसी समय हमको अस्वीकार हो जाती है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि का, व्यक्तित्व के रूप में चरित्र का, प्रामाणिकता से सामाजिकता का, न्याय पालन प्रबोधन तथा पोषण से राष्ट्रीयता का, विज्ञान एवं विवेक से प्राप्त समृद्धि, समाधान, अभय, सह अस्तित्व से अंतर्राष्ट्रीय जीवन का वैभव है, अन्यथा में ह्रास है। तो जो इस पेज पे हमने अंतर्राष्ट्रीय जीवन की चर्चा की थी, उस अंतर्राष्ट्रीय जीवन को यहाँ आके स्पष्ट किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन का वैभव क्या है। तो विवेक, विज्ञान व विवेक से प्राप्त समृद्धि, समाधान, अभय, सह अस्तित्व। समृद्धि तो बिना विवेक के होती नहीं, फील ही नहीं होती है। तो जो वस्तुओं का संग्रह करना समृद्धि है नहीं, ये बिना विवेक के होता ही नहीं है। हमने भ्रमवश हमने वस्तुओं के संग्रह को ही से लगा कि समृद्धि हो जाएगी। तो विज्ञान एवं विवेक से प्राप्त समृद्धि, समाधान, अभय, सह अस्तित्व से अंतर्राष्ट्रीय जीवन का वैभव है, अन्यथा में ह्रास है। और ये कैसे होगा? तो ये न्याय पालन, प्रबोधन, पोषण से राष्ट्रीयता होगी। इस राष्ट्रीयता होगी। और राष्ट्रीयता कैसे होगी? तो प्रामाणिकता से सामाजिकता आएगी, और व्यक्तित्व के रूप में चरित्र का, और अधिक आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि। तो कुल मिलाकर के समृद्धि, समाधान, अभय, सह अस्तित्व, ये जो परंपरा है, ये जो मानव लक्ष्य है, ये मानव लक्ष्य पूर्वक अगर परंपरा बनती है, यानी मानव समाधान पूर्वक समृद्धि और समाज के रूप में अभयता को और सह अस्तित्व को, ऐसे अनुभव संपन्नता को, ऐसे जागृत जीवन को पाते हैं, तो जो जागृत परंपरा होती है उसमें अंतर्राष्ट्रीयता का वैभव होता है। बिना जागृत परंपरा के अंतर्राष्ट्रीयता का वैभव नहीं है, अन्यथा ह्रासी है। संग्रह कामना तृप्ति का पोषक नहीं है, क्योंकि संग्रह का पूर्ति नहीं है। अगर हमारे में संग्रह कामना है तो तृप्ति होगा नहीं, क्योंकि संग्रह का पूर्ति ही नहीं है। क्योंकि संग्रह का मतलब ही है, पता ही नहीं है कितना चाहिए। तो जो ऊपर आया है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि, तो आवश्यकता का पता होगा तब तो पता चलेगा मेरी आवश्यकता क्या है, और फिर उससे अधिक उत्पादन के बाद हमारे में समृद्धि आएगी। तो आवश्यकता का पता होना, संग्रह का मतलब यह है कि आवश्यकता का पता ही नहीं है। तो जब आवश्यकता का पता ही नहीं है तो कितना संग्रह करना है इसका भी पता नहीं है। तो जब कितना संग्रह इसका पता ही नहीं है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो उसकी पूर्ति ही नहीं हो सकती। तो मानव आकांक्षाएं सामान्य आकांक्षाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के रूप में परिलक्षित है, एवं मानव द्वारा तदनुसार ही उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग विधि से अर्थ का नियोजन है। अर्थ यानी तन मन धन का नियोजन उत्पादन व उपयोग और सदुपयोग विधि से ही होगा। और मानव की जो आकांक्षाएं हैं वो हमने पीछे भी देखा होगा, सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा के रूप में है, जो कि अगली अनुभूति में आ रहा है कि मानव की सामान्य आकांक्षा आहार, आवास एवं अलंकार भेद से है, जिसकी पूर्ति के लिए वह उत्पादन एवं उपभोग सदुपयोग में व्यस्त है। मानव की महत्वाकांक्षाओं को मूलतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। इनकी पूर्ति हेतु भी मानव उत्पादन एवं उपयोग में व्यस्त है। सामान्य आकांक्षा की अपूर्ति से असंतोष, पूर्ति से सशंकता तथा अधिकता से संतुष्टि होती है। तो जो सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं हैं, अर्थात आहार, आवास और अलंकार की वस्तुएं हैं, उनकी अपूर्ति अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो उससे एक असंतोष होता है, एक भय होता है, एक अभयता नहीं रहती है, एक भय बनता है, उसी को असंतोष बोल रहे हैं। पूर्ति हो जाती है तो भी सशंकता रहती है, एकदम बॉर्डर लाइन है, तो भी होगा कि कहीं कोई आ गया, कहीं कोई बाधा आ गई, कोई विपदा आ गई तो क्या होगा। जैसे इस समय क्या है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान अगर घर में है, तो जैसे परसों हम लोगों को सूचना मिली कि गाजियाबाद जिले को सील कर दिया जाएगा। मैं इस समय गाजियाबाद,
तो सील कर दिया जाएगा। उसमें ये नहीं बताया गया कौन से इलाके सील कर दिए जाएंगे। अब जिनके पास केवल बस आज शाम के लिए ही आटा चावल दाल था, उनको एक सशंकता हो गई, कल का क्या करेंगे। अगर कल का परसों का भी होता तो सशंकता नहीं होती, तो थोड़ा ज्यादा होता तो सशंकता नहीं होती। तो लोग लाइन लगा लिए दुकानों पे। फिर पुलिस वाले घूम के बताना शुरू किए कि आपका इलाका नहीं सील होगा, कुछ स्पेसिफाइड इलाके वही सील होंगे। फिर बहुत सारे लोग अपने घर चले गए, चलो कल आके ले लेंगे। तो दुकान में है, पड़ा हुआ है और दुकान खुलेगी। ये शहर वालों के लिए है कि दुकान में है और दुकान खुलेगी। गांव वालों के लिए तो खैर वैभव ही है सारा, जो अपनी खेती करते हैं। तो दुकान में है, खुलेगी, ये भी एक संतोष ही है। तो पूर्ति से सशंकता, अगर पूर्ति हो गई तो सशंकता रहेगी, लेकिन अधिकता हो गई तो संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, मेरे उपयोग के लिए जितना आहार आवास अलंकार की वस्तुएं चाहिए उससे एक ज्यादा है, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो हमारे मन अंदर संतुष्टि होती है। तो महत्वाकांक्षा की पूर्ति से कौतूहल, अपूर्ति से कौतूहल, पूर्ति से तृप्ति तथा अधिकता से असंतोष होता है। ये मूल अंतर है सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के वस्तुओं में, कि सामान्य आकांक्षा में जो है वो अधिकता से संतुष्टि होती है, लेकिन महत्वाकांक्षा की अपूर्ति से कौतूहल रहता है, क्या हो रहा होगा। जैसे दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण, उसके बारे में क्या है, जाना सुनना। तो नहीं सुना है, नहीं जाना है, नहीं देखा है तो कौतूहल होता है। देख लिया, जान लिया, सुन लिया तो तृप्ति होती है। लेकिन अब केवल वही सूचना, बहुत सारे लोगों ने समाचार देखना छोड़ दिया। क्यों? वही सूचना। तो अधिकता से, ये महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के अधिकता से असंतोष होता है। ये सब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देख सकते हैं। जबकि सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं की अधिकता से संतुष्टि होती है। ये जो यहाँ तक का पूरा था, ये आवश्यकता के ऊपर था, आवश्यकता के और उसकी पूर्ति के ऊपर। उसमें हमने सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को देखा, उसकी वस्तुएं और उनकी पूर्ति, आपूर्ति और अधिकता। तो देखते हैं सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं की पूर्ति हो जाने से तृप्ति, सशंकता बनी ही रहती है, और थोड़ा अधिक हो जाता है तो संतुष्टि हो जाती है। जबकि महत्वाकांक्षा की वस्तुओं की पूर्ति होने पर ही तृप्ति हो जाती है। हमने सुन लिया एक सूचना कोई हमने सुन लिया कि जैसे कोई, हम लोग यहाँ दिल्ली के टीचर्स के साथ बोलते हैं कि कोई एक सर्कुलर आ गया। अब उस सर्कुलर को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया। अब उसको बार बार कोई पढ़ाता बताता है, या बार बार उस सर्कुलर को अगर कोई अपलोड करता है तो हम बोलते हैं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखेंगे जो महत्वाकांक्षा की वस्तुएं हैं, उनको महत्वाकांक्षा मतलब दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण, दूर की चीजें देख लेना, उनको सुन लेना, उनको जान लेना। अब सुन लिया, जान लिया, तृप्ति हो गई। अब बार बार वही सुन रहे हैं, बार बार वही जान रहे हैं, बार बार उसी को देखना, तो इससे क्या होता है, एक असंतोष हो जाता है। इन बातों को पीछे की लाइनों में समझाया गया। अभी हमारे पास समय 3 मिनट का है, तो अगली जो अनुभूति है उसको देखते हैं कि न्यायवादी तथा अवसरवादी नीति भेद से ही मानव ने दूसरों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया है, जो देश, भाषा, वर्ग, जाति व बल प्रभावी भेद से पाया जाता है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा या विद्रोह के रूप में व्यक्त होता है। तो मानव ने जो नियंत्रण पाया है उसमें 2 ही विधियां हैं, या तो न्यायवादी विधि हो सकती है या अवसरवादी विधि हो सकती है। अगर हमने देश, भाषा, वर्ग, जाति, बल, प्रभाव इस भेद से अगर देखा है तो सब अवसरवादी है, और फिर इसके कारण ही राष्ट्र के प्रति निष्ठा। और अगर न्यायवादी है, सारा का सारा जो नियंत्रण है, स्वनियंत्रण मतलब न्यायवादी का मतलब क्या हुआ, स्वनियंत्रण पूर्वक, तो उससे राष्ट्र के प्रति निष्ठा। और अगर अवसरवादी नीति है सारा का सारा, जो देश, भाषा, वर्ग, जाति, बल इन सबको प्रभावी मानता है, तो इसके कारण विद्रोह। तो हमको जैसी नीति अपनाते हैं, अगर न्यायवादी अपनाते हैं तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, और अवसरवादी अपनाते हैं तो राष्ट्र के प्रति विद्रोह, ऐसा व्यक्त होता है। अन्यायवादी विधि कानून व नीति से हिंसा, प्रतिहिंसा, सशंकता तथा आतंक का प्रसव होता है। ये तब हम सभी आसानी से समझ ही सकते हैं। हर मानव में न्याय की याचना जन्मजात स्वभाव के रूप में पाई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण योग्य अध्ययन अति आवश्यक है। इसको हम लोग शिविरों में भी कहते हैं, अपने शिक्षा में तो हम लोग शुरुआत ही यहीं से करते हैं। हर बच्चा जन्म से न्याय का याचक होता है, उसको अन्याय एक पल भी स्वीकार नहीं होता। न्याय की समझ नहीं है,
लेकिन उसको लगता है कि कुछ तो अन्याय हुआ, कुछ तो गलत हुआ, ऐसा मैं नहीं चाहता था, ऐसा मेरे द्वारा भी कुछ गलत हुआ, दूसरे के द्वारा भी कुछ गलत हुआ। तो न्याय की समझ नहीं है, लेकिन फिर भी न्याय की चाहत हर मानव में जन्मजात स्वभाव के रूप में पाई जाती है। भ्रमवश माने हुए न्याय से अन्याय दमन करने के लक्ष्य से, भ्रमवश माने हुए न्याय से अन्याय का और अन्याय से अन्याय दमन करने के लक्ष्य भेद के आशय से समस्त विधि विधान एवं नीतियों का अनुमोदन मानव करता है। इसी आधार पर एक अथवा अनेक राष्ट्रों का जीवन असफल है। हमने भ्रमवश कुछ चीजों को न्याय मान लिया है, इसके कारण ही अन्याय हो रहा है, और हम अन्याय का दमन भी अन्याय से ही करना चाहते हैं। तो अन्याय का दमन अन्याय से करना चाहेंगे तो वो होता नहीं है। तो या तो भ्रमवश हमने कुछ चीजों को न्याय मान लिया है, उसके कारण हम न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय ही कर रहे हैं, और जो अन्याय हो रहा है उसका दमन भी हम अन्याय के द्वारा कर रहे हैं। इसके लिए हमने विधि बनाई है, इसके लिए विधान बनाया है, इसके लिए नीतियां बनाया है, उसका अनुमोदन भी किया है। इसी आधार पर एक अथवा अनेक राष्ट्रों का जीवन असफल है, सफल नहीं है। सफल तो न्याय के आधार पर होगा, न्याय समझ में आएगा, न्याय शिक्षा विधि में आएगा, मानव न्याय पूर्वक जीने लगेगा, जागृत मानव परंपरा होगी, अखंड समाज होगा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की मानसिकता के साथ मानव होगा। ऐसी मानसिकता के साथ मानव के होने पर राष्ट्रीय जीवन सफल होगा, और ऐसे राष्ट्रों में जब सफल होगा तो अंतरराष्ट्रीय जीवन भी सफल होगा। तो हम अन्याय को अन्याय से नहीं रोक सकते। भ्रमवश हमने कुछ चीजों को न्याय मान लिया है, उससे हम अन्याय ही कर रहे हैं, न्याय कर नहीं पा रहे हैं। तो न्याय को पहचानना पड़ेगा। तो आज हमने लक्षण लोक आलोक और लक्ष्य में हमने देखा कि मानव लक्ष्य को कैसा लक्ष्य लेके आगे चल रहा है, जिसको लक्ष्य मान करके या समझ करके, मान के चल सकता है या समझ के चल सकता है। मान के चलता है तो कोई न कोई भोग की तरफ जाता है, समझ के चलता है तो फिर वो प्राप्ति की ओर जाता है, फिर वो अनुभव की ओर जाता है, जागृति की ओर जाता है। तो ऐसी कुछ बातें इस अध्याय में इसको लेकर के आई थी। इसमें हमने लक्ष्य को देखा और सामाजिकता को देखा, हमने आवश्यकता और जो हमारी सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है उसको देखा, और थोड़ा सा न्याय को थोड़ा सा इंगित करने का प्रयास किया। आज के दिन इतना पर्याप्त रहेगा, कल के लिए फिर आगे और इसको जारी रखेंगे। आप सब बड़े धैर्यपूर्वक आराम से बैठ करके इसको सुने, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं प्रश्नों को देख लूंगा, फिर जैसा जैसा मेरे जो उत्तर समझ में आएगा मैं उत्तर दूंगा, नहीं तो मेरे से श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं।